तारीख फरिश्ता में फारसी इतिहासकार फरिश्ता लिखते हैं कि जब दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी का राज कायम हुआ तो दिल्ली के पास इतनी दौलत थी जितनी महमूद गजनी 10 बार हिंदुस्तान को लूट कर भी इकट्ठा नहीं कर पाया था। सुल्तान के पास 4.5 लाख सैनिकों की फौज थी। 17,000 तो बस नौकर थे जो सुल्तान की तीमारदारी किया करते थे। इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखा कि देवगिरी से ढेर सारी धन दौलत लूटकर अलाउद्दीन जब वापस कूच किया, उन्होंने रास्ते में जहां जहां पड़ाव पड़ता वो 5 मन यानी लगभग 200 किलो सोने के सिक्के तुलवाते और भीड़ पर उछाल दिया करते, जिस कारण बदायूं आते आते उनके काफिले में हजारों आम लोग इकट्ठा हो गए थे। फरिश्ता और बर्नी दोनों मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बराबर ताकतवर सुल्तान दिल्ली सल्तनत में दूसरा नहीं हुआ। मंगोल जो 13वीं सदी में दुनिया पर कहर बनकर टूटे थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि जिस शहर पर हमला करें वहां के कुत्ते बिल्ली भी जिंदा नहीं छोड़ते थे, मध्य एशिया की इस ताकतवर फौज को अलाउद्दीन खिलजी ने 6 बार आमने सामने की लड़ाई में हराया था। मंगोल सैनिक खिलजी की फौज से किस कदर घबराते थे, इसका एक किस्सा है कि जंग के बाद मंगोल घोड़े कभी पानी पीने से आनाकानी करते तो रिसालदार पूछता कि कहीं इन्होंने जफर अलाउद्दीन के कमांडर जफर खान को तो नहीं देख लिया। अपने कमांडर्स और ताकतवर फौज की बदौलत अलाउद्दीन ने अपना साम्राज्य खूब फैलाया। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक और पश्चिम में सिंध से लेकर पूरब में बनारस तक। खिलजी वंश का राज इन पूरे इलाकों पर था, लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन की मौत हुई सिर्फ 5 साल में खिलजी वंश का समूल नाश हो गया। नमस्ते, मैं हूं निखिल, आप देख रहे हैं अलिफ लैला। इस किस्त में आज आपको सुनाने वाले हैं कहानी अलाउद्दीन खिलजी की मौत की। दिल्ली सल्तनत के एक दरवेश हामिद कलंदर अपनी खैर उल मजालिस में लिखते हैं कि अलाउद्दीन की मौत के बाद एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला। जब भी कभी अनाज के दाम बढ़ते तो लोग अलाउद्दीन की कब्र पर जाकर दुआ करते। उन्हें लगता कि अलाउद्दीन मन्नत पूरी करेंगे और अनाज के दाम सस्ते हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अलाउद्दीन के शासनकाल में दिल्ली में चीज़ों के दाम फिक्स कर दिए गए थे। बर्नी के मुताबिक गद्दी पर बैठते ही अलाउद्दीन के सिर्फ 2 सपने थे, एक सिकंदर की तरह पूरी दुनिया को जीतना और दूसरा एक नए धर्म की नींव रखना जिसका पैगंबर वो खुद को बनाना चाहते थे। अलाउद्दीन के चाचा अलाउल मुल्क ने उन्हें समझाया कि धर्म राजाओं के आग्रह का क्षेत्र नहीं, साथ ही उन्होंने अलाउद्दीन को दिल्ली पर फोकस करने की सलाह भी दी। हामिद कलंदर के मुताबिक एक रोज़ अलाउद्दीन ने गहरे ध्यान के बाद अपने एक राजदार से कहा कि वो अल्लाह के कहने पर दिल्ली के लोगों का भला करना चाहते हैं। अलाउद्दीन के मन में आया कि वो सरकारी खजाना जनता के लिए खोल दें, लेकिन फिर एहसास हुआ कि कितनी भी दौलत हो सब तक नहीं पहुंचाई जा सकती। अलाउद्दीन ने एक आदेश दिया कि हर चीज़ के दाम फिक्स होंगे और फिक्स रहेंगे। दाम कम भी किए गए। कोई दुकानदार निश्चित दाम से ऊपर सामान बेचेगा तो उसे सजा मिलेगी। इस नियम की तामील हो, इसके लिए अलाउद्दीन ने एक ज़बरदस्त सिस्टम बनाया। अलाउद्दीन अपने गुलामों को अक्सर बाजार भेजते सौदा खरीदने। सौदा लाने के बाद उसे तुलवाया जाता। अगर सामान रत्ती भर भी कम होता या कीमत से ज़्यादा दाम मांगे गए होते तो अलाउद्दीन दुकानदार को बुलाकर उसके गालों का मांस नुचवा लेते थे। दुकानदारों में इसके चलते ऐसा डर बैठा कि महंगाई एकदम काबू में आ गई। अलाउद्दीन के समकालीन सूफी संत चिराग दहलवी ने लिखा है कि अलाउद्दीन के शासनकाल में जनता की चांदी थी। हर चीज़ इतनी सस्ती थी कि भिखारी भी नर्म शॉल ओढ़े दिखाई देते थे। फ्री मार्केट इकॉनमी में फिक्स प्राइसिंग को सही नहीं माना जाता। इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि इससे कालाबाजारी बढ़ती है। फिर भी अलाउद्दीन का दौर फिक्स प्राइसिंग का एक अनूठा एक्सपेरिमेंट था जिसे आज भी स्टडी किया जाता है। चीज़ों के दाम सस्ते रखने के पीछे हालांकि अलाउद्दीन की असली मंशा क्या थी, ये एक अलग ही कहानी। अमीर खुसरो और हामिद कलंदर के मुताबिक ये अलाउद्दीन का परोपकार था। हालांकि इतिहासकार बर्नी के मुताबिक अलाउद्दीन के ऐसा करने के पीछे 2 मकसद थे। पहला, अलाउद्दीन इस तरीके से कारोबारियों पर नकेल कसना चाहते थे। इनमें से अधिकतर वो थे जो गैर मुस्लिम थे या जिन्होंने नया नया इस्लाम कबूल किया था। दूसरा बड़ा कारण ये था कि जब मंगोलों ने हिंदुस्तान पर हमला किया, अलाउद्दीन को फौज की भर्ती में इजाफा करना पड़ा। स्टैंडिंग आर्मी बढ़ानी आपको,
जैसा पहले बताया, अलाउद्दीन के पास 4.5 लाख की फौज थी। अपने वक्त में ये बहुत बड़ा आंकड़ा था। इतनी बड़ी फौज को पालने के लिए अनाज लगता था, कपड़े लत्ते लगते थे, हथियार लगते थे, सब महंगा हो जाता, तो फौज मेंटेन कैसे रहती। और इसी कारण अलाउद्दीन ने चीज़ों के दाम फिक्स किए, सबके लिए तो फौज के लिए भी सस्ता। अलाउद्दीन के जीते जी ये सिस्टम चला, काम करता रहा, लेकिन उनकी मौत के बाद जब कानून व्यवस्था बिगड़ गई तो इसी सिस्टम के चलते रोटी के लाले पड़े और ये बात खिलजी वंश के अंत का एक बड़ा कारण भी बनी। खिलजी वंश के अंत की शुरुआत कैसे हुई? एक बीमारी से। सन 1315 सर्दियों का महीना था। दिल्ली में सीरी किले की दीवारों के अंदर एक अजीब सा तनाव था। अलाउद्दीन खिलजी बिस्तर पर पड़े थे। बीमारी अज्ञात थी। बाद के इतिहासकार मानते हैं कि अलाउद्दीन को ड्रॉपसी नाम की बीमारी हुई थी, जिसमें सारा शरीर सूज जाता है और दिल का दौरा पड़ने का खतरा होता है। बीमारी का एक नतीजा ये हुआ कि अलाउद्दीन का दिमाग पहले जैसा नहीं रहा शार्प। अलाउद्दीन की आवाज़ जो कभी पूरी फौज को हुक्म देती थी, धीमी पड़ गई। वो महल में बस अपने कमरे तक सीमित रह गए और हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। बर्नी लिखते हैं कि सुल्तान का दिमाग भी कमज़ोर पड़ गया था। वो अपने नज़दीकी जनरल मलिक कफूर पर पूरी तरह निर्भर हो गए थे। मलिक कफूर था तो एक गुलाम, जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी को वो गुजरात से तोहफे में मिला और बाद में खिलजी का सबसे विश्वसनीय सेनापति बना। सुल्तान का सबसे नज़दीकी होने के चलते अंतिम दिनों में वही महल का द्वारपाल भी था। बिना उसकी इजाज़त कोई सुल्तान से मिल नहीं पाता था। सुल्तान के वारिस, उनके बड़े बेटे खिज़र खान यानी कि अलाउद्दीन की पत्नी मलिका जहां, परिवार के बाकी सदस्य धीरे धीरे सब हाशिए पर धकेल दिए गए। बर्नी के मुताबिक मलिक कफूर ने सुल्तान के कान में बात डाल दी कि खिज़र खान, उसकी माँ और यहाँ तक कि सुल्तान के साले अल्प खान जो गुजरात के गवर्नर हुए थे, उन्हें जहर देकर मारना चाहते हैं। इसामी, जो कि एक अन्य समकालीन इतिहासकार हैं उसी पीरियड से, लिखते हैं कि अलाउद्दीन जो बीमारी से कमज़ोर हो चुके थे, इन बातों पर विश्वास करने लगे। उन्होंने 1315 के अंत में अल्प खान की हत्या का आदेश दिया, जिसे कफूर ने महल के अंदर ही अंजाम भी दे दिया। इस कठोर कार्रवाई ने दरबार में चिंता की लहर दौड़ा दी। अगर राज परिवार भी सुल्तान के क्रोध से सुरक्षित नहीं था तो और कौन था? 1316 की शुरुआत में अलाउद्दीन की हालत और बिगड़ी। अक्सर बेहोश रहते। अंत निकट जानकर सुल्तान ने अपने बड़े बेटे खिज़र खान को देखने की इच्छा व्यक्त की। शायद उन्हीं को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहते थे। अमीर खुसरो की किताब आशिका और अन्य सोर्सेस के मुताबिक मलिक कफूर ने बाहर से राजकुमार को बुलाने का वादा किया, लेकिन वास्तव में कुछ किया ही नहीं। हर बार बिस्तर पर पड़ा सुल्तान पूछता कि खिज़र खान कहाँ है। कफूर जवाब देता कि आ ही रहा है, जबकि वास्तव में वो कुछ और ही योजना बना रहा था। 4 जनवरी 1316 की रात दरबारियों को खबर मिली कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई। शक की सुई सीधे मलिक कफूर पर गई। अलाउद्दीन की मौत निश्चित थी, लेकिन चूंकि कफूर ही सबसे नजदीक था, तुरंत ऐसी अफवाह उड़ने लगी कि कफूर ने ही अलाउद्दीन की हत्या की है। कई लोग मानते थे कि अलाउद्दीन को जहर दिया गया। इस बात में कितनी सच्चाई थी ये तो नहीं हम जानते, लेकिन मलिक कफूर की महत्वाकांक्षाएं जल्द ही जाहिर भी हो गई। अलाउद्दीन की मौत के तुरंत बाद मलिक कफूर ने चालाकी से काम किया। सुल्तान के शव को रात के अंधेरे में महल से निकालकर उस मकबरे में दफना दिया गया जो अलाउद्दीन ने कुतुब परिसर के पास बनवाया था। जियाउद्दीन बर्नी और इतिहासकार इसामी के मुताबिक कोई विशेष समारोह हुआ ही नहीं। अलाउद्दीन की मौत को तब तक गुप्त रखा गया जब तक कफूर ने राज दरबार पर अपनी पकड़ बना नहीं ली। अगले ही दिन कफूर ने महल में बचे हुए अमीरों की एक परिषद बुलाई, जहां उसने मृत सुल्तान की एक पहले से तैयार की गई वसीयत पेश की। गंभीर मुद्रा में कफूर ने अलाउद्दीन की कथित अंतिम इच्छाओं को पढ़ा। एक तरह से वसीयत सिंहासन खिज़र खान, जिसे लंबे समय से उत्तराधिकारी माना जा रहा था, उसे नहीं बल्कि अलाउद्दीन के 6 साल के बेटे शिहाबुद्दीन उमर को मिलना था, जो सुल्तान की हिंदू पत्नी झत्यापाली से पैदा हुआ था। अलाउद्दीन का वारिस खिज़र खान है, ये बात सब जानते थे। इसलिए जैसे ही मलिक कफूर ने शिहाबुद्दीन को नया बादशाह बना दिया, दरबारी समझ गए कि खेल क्या है। हालांकि अब तक कफूर दिल्ली पर पकड़ बना चुका था। अगले ही रोज शिहाबुद्दीन को दिल्ली के तख्त पर औपचारिक रूप से बिठाया गया। चूंकि शिहाबुद्दीन बच्चा था, उसके लिए एक नायब बनाया गया, यानी कि रीजेंट। बादशाह के बदले जो राजकाज देखने वाला था, ये रीजेंट और कोई नहीं, खुद मलिक कफूर था।
अलाउद्दीन को दफनाने और राजसी उत्तराधिकार को लगभग हाईजैक करने के बाद मलिक कफूर ने अपने खिलाफ लोगों को ठिकाने लगाना शुरू किया। कफूर के आदेश पर अलाउद्दीन के दो बड़े बेटों खिज़्र खान और शादी खान को पहले तो ग्वालियर भेजकर कैद किया गया। इसके बाद कफूर ने अपने एक एजेंट मलिक सुंबुल भेजा, जिसने दोनों शहजादों की आंख फोड़कर उनकी अंगूठी मलिक कफूर को पेश की। बर्नी के अनुसार कफूर ने अलाउद्दीन के तीसरे बेटे यानी कि 17 साल के मुबारक खान को भी अंधा करने की योजना बनाई थी। मुबारक को दिल्ली में कैद रखा गया, जबकि रानी मलिका जहां की सारी संपत्ति छीनकर उन्हें भी ग्वालियर भेज दिया गया। अलाउद्दीन के पूरे परिवार को तितर-बितर करने के बाद मलिक कफूर ने एक और चाल चली। गद्दी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उसने अलाउद्दीन की विधवा झत्यापाली से शादी की। झत्यापाली चूंकि सुल्तान शहाबुद्दीन की मां थी, इसलिए कफूर राजा का सौतेला पिता बन गया। अब वो खुद को राज परिवार का हिस्सा कहने लगा। कफूर की यह हरकतें देख वो लोग गुस्सा हो गए जो कभी अलाउद्दीन के प्रति बेहद वफादार हुआ करते थे। लिहाजा एक प्लान बनाया गया कफूर को उखाड़ फेंकने का। इसमें अलाउद्दीन के 4 पूर्व अंगरक्षक शामिल थे, मुबश्शिर, बशीर, सालेह, मुनीर। ये मलिक कफूर को मार डालना चाहते थे। कफूर को इस प्लान की खबर पहले से लग गई, इसलिए उसने साजिशकर्ताओं में से एक मुबश्शिर को अपने कमरे में बुलाया। कफूर का प्लान मुबश्शिर को समझाने का था। उसने तय किया था कि अगर वो नहीं माना तो मरवा दिया जाएगा। फरवरी 1316 अलाउद्दीन की मौत के ठीक 35 दिन बाद मुबश्शिर कफूर के निजी कक्ष में दाखिल हुआ। बातचीत शुरू हुई, लेकिन जैसे ही बात बिगड़ी मुबश्शिर ने अपनी तलवार निकाली और कफूर पर हमला कर दिया। मौका देख अन्य लोग भी कफूर के कमरे में घुस आए और उन्होंने कफूर का सिर धड़ से अलग कर दिया। विद्रोहियों ने इसके बाद राजकुमार मुबारक को मुक्त कराया और कुछ ही दिन बाद शहाबुद्दीन को हटाकर मुबारक शाह की ताजपोशी की गई। शक्ति का संतुलन एक बार फिर खिलजी खानदान के पक्ष में झुका, लेकिन बहुत सालों तक नहीं। अलाउद्दीन के बाद खिलजी वंश ने वो दौर देखा जब अलाउद्दीन के महल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गईं और गुजरात का एक लड़का 2 महीने के लिए दिल्ली का सुल्तान बना। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ये नाम था खिलजी वंश के अंतिम शासक का। मुबारक शाह को बड़ी मुश्किल से गद्दी मिली, लेकिन उन्होंने उसे चौपट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाया। सबसे पहले तो सुल्तान ने उनकी हत्या करा दी, जिनकी वजह से वो बादशाह बन गए थे। मुबश्शिर और बशीर, इन्हें सिर्फ इसलिए मरवा दिया गया क्योंकि वो अपने लिए कुछ इनाम चाहते थे। इसके बाद उन्होंने अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन की भी हत्या करवाई। मुबारक शाह के बारे में इतिहासकार बर्नी ने लिखा, मुबारक शाह सुल्तान बनने से पहले मलिक कफूर की कैद में थे। उन्होंने सांसारिक सुखों का अनुभव नहीं किया था, इसलिए सुल्तान बनते ही उन्होंने ऐशो आराम का जीवन जीना शुरू किया। कभी कभी तो वो भोग विलास में इतना डूब जाते कि स्त्रियों के कपड़े पहनकर या फिर निर्वस्त्र ही दरबार में चले आते। फरिश्ता ने तो मुबारक शाह को सीधे सीधे इंसान के भेष में शैतान कहा। फरिश्ता के मुताबिक सुल्तान महल की स्त्रियों को निर्वस्त्र अवस्था में छत पर परेड करवाते और दरबार में घुस रहे लोगों पर पेशाब करने को कहते। बर्नी के मुताबिक सुल्तान अपने गुलामों के साथ शारीरिक संबंध बनाते और ये अक्सर गुलामों की मर्जी के बिना होता। गुलामों के प्रति आसक्ति खिलजी वंश के पतन का कारण भी बनी। हुआ यूं कि मुबारक शाह का एक गुलाम था खुसरो खान, जो गुजरात की हिंदू बरादू जाति से ताल्लुक रखता था। वो और उसका भाई गुलाम बनाकर दिल्ली लाए गए और जल्दी खुसरो खान मुबारक शाह का चहेता बन गया। बर्नी ने लिखा कि सुल्तान एक पल भी खुसरो के बिना नहीं रह पाते थे। खुसरो खान को यह हरगिज पसंद नहीं था, लेकिन साथ ही उसने सुल्तान की मेहरबानी का खूब फायदा भी उठाया। एक ही साल के अंदर वो सल्तनत का वजीर बन बैठा और इसके बाद उसने सत्ता हथियाने के लिए एक खेल खेला। एक रात जब बिस्तर पर दोनों अकेले थे, खुसरो ने सुल्तान से कहा कि हुजूर, आपसे नज़दीकी के चलते सब मुझसे जलते हैं, कोई बात नहीं करता मुझसे, मैं अकेला हो गया, क्या मैं अपने परिवार वालों को दिल्ली बुला सकता हूँ? सुल्तान ने हामी भरी। इसके बाद गुजरात के कुछ बरादू दिल्ली बुला लिए गए। खुसरो ने उन्हें महल में आने जाने की इजाज़त भी दिलवा दी। दरबारियों ने सुल्तान को चेताया, लेकिन मुबारक शाह खुसरो के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। 9 जुलाई 1320 की रात, बर्नी लिखते हैं कि आधी रात जब सुल्तान और खुसरो एक साथ थे, तभी बरादुओं ने महल पर हमला किया। शोर सुनकर सुल्तान ने खुसरो से कारण पूछा। खुसरो ने जवाब दिया कि घोड़ों के भागने की आवाज़ है। जब तक सुल्तान कुछ समझ पाते, खुसरो के लोग सुल्तान के कमरे में घुस गए। सुल्तान ने भागने की कोशिश की, लेकिन खुसरो ने उनके बाल पकड़कर उन्हें खींचा और ज़मीन पर पटक दिया। खुसरो के एक साथी ने सुल्तान की हत्या कर दी। मुबारक शाह की मौत के साथ खिलजी वंश का अंत हो गया। इसके बाद खुसरो खुद दिल्ली के सुल्तान बने, हालांकि उनका शासन सिर्फ 2 महीने चला।
एक मिलिट्री कमांडर गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो के खिलाफ विद्रोह किया, हत्या की और खुद गद्दी पर बैठे। यहाँ से दिल्ली सल्तनत पर तुगलकों का शासन शुरू हुआ और तुगलक वंश की कहानी हम आपको सुनाएंगे किसी और एपिसोड में। आज के लिए इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, ऐसी कामना के साथ विदा ले रहे हैं। अलिफ लैला की इस किस्त को कमल ने लिखा, हमने आवाज़ दी और रिकॉर्ड किया इरशाद।